my dear students. In today's class, we'll be discussing electric field due to continuous charge distributions. अच्छा, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स पे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है और कैसे उस पे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट के कंबाइंड सवाल देखे थे, कंबाइंड क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। इन्हें देखें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनते हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। ठीक, सुनो, पहले डेफिनेशन नोट करते हैं कि भाई वेन एवर, याद रखिएगा, वेन एवर charge is distributed over some small volume, charge is distributed over small space। देखें, जब भी किसी जगह पे ना, मान लो आपके पास कोई छोटी सी जगह है, मान लीजिए ये छोटा सा शीट आपने लिया है, दिस इज़ ए शीट, सिंपल शीट। अब इस शीट पे आप चार्ज रखो, ठीक है, इस तरह से आपने इस शीट के ऊपर चार्ज डालना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखें, एक चीज़ को समझे, हमने यहाँ इस शीट के ऊपर चार्ज तो रख दिया, लेकिन इस शीट की खास बात क्या है, दिस शीट इज स्मॉल इन साइज, यानी स्मॉल एरिया है, और इस स्मॉल एरिया पे हमने लार्ज चार्ज रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे समझ लो हमने इस पे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए या प्रोटॉन्स रख दिए, छोटे छोटे प्रोटॉन्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि चार्ज तो एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेगा, ठीक, यानी चार्जड पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक, वो चार्जड पार्टिकल्स रहेंगे क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहेंगे, सच दैट कि अगर कोई देखने वाला, अगर आप इस शीट को, चार्जड शीट को दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि चार्जेस के बीच में कोई पर्टिकुलर गैप है, या आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ ये दो चार्जड पॉजिटिव पार्टिकल्स है, आपको क्या लगेगा, चार्ज कंटिन्यूस है, ठीक। तो आपको यहाँ चार्ज दिखेगा कंटिन्यूस, आपको लगेगा ही नहीं गैप है, ठीक है ना, आपको कंटिन्यूस चार्ज दिख जाएगा, ठीक बेटा। इस केस में हम कहते हैं कि हम यहाँ पे ना चार्ज को ट्रीट करेंगे कंटिन्यूस, चार्ज को हम ट्रीट करेंगे एज कंटिन्यूस क्वांटिटी, कंटिन्यूस। लेकिन हम जानते हैं कि चार्ज का बेसिकली डिस्क्रीट नेचर होता है, लेकिन यहाँ हम चार्ज को एज्यूम करते हैं कि ये कंटिन्यूस है, समझिए बात, वरना हम जानते हैं कि चार्ज बेसिकली डिस्क्रीट होता है, ठीक है ना। यह एज्यूम किया जाता है चार्ज को कंटिन्यूस, क्योंकि ज़्यादा चार्ज है, वो भी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मान लो इस शीट पे आपने चार्ज डाल दिया, मान लीजिए मेरे पास एक थ्रेड है ऐसे करके, ठीक, और इस थ्रेड पे मैंने ढेर सारा चार्ज रख दिया, बहुत सारा चार्ज रख दिया, तो ये भी एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल है कि नहीं। एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है ना, और ये हॉलो है, हॉलो स्फीयर समझते हो, अंदर से बिल्कुल खाली, ठीक, इस पे तुमने चार्ज डाल दिया ऐसे करके, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। जी बिल्कुल, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक। मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है विच इज सॉलिड, ये अंदर से भी है ना भरा हुआ है, ठीक, तो तुमने क्या किया, तुमने इस पे चार्ज ऐसे डाल दिया, ठीक है ना, इस तरह से। देखो, वो अलग बात है कि चार्ज फिर बिहेव कैसे करेगा, फिलहाल हम बोल रहे हैं बस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस पर चार्ज डाल दिया ऐसे इनसाइड आउटसाइड, तो ये भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल हो गई, है ना। सिलेंड्रिकल सरफेसेस ले सकते हैं हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्यूबाइड है हमारे पास, ठीक, इस क्यूबाइड में हमने अंदर चार्ज रख दिया बहुत सारा, तो ये भी एक एग्जांपल बन गई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सो समझ लीजिएगा, वेन एवर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम वॉल्यूम और सम एरिया और सम लेंथ, इट इज़ सेड टू बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम कहते हैं ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में चार्ज को कंटिन्यूस ट्रीट करना ही बेहतर है, आप चार्ज को डिस्क्रीट ट्रीट नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। ओके, तो आप समझिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेनली तीन तरह का हो सकता है। ये सबसे पहले है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इफ़ यू रिमेंबर, मैंने चार्जेस जब पढ़ाया था ना शुरू के क्लासेस में, तब भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ठीक, आज ये रिपीट हो रहा है। तो चले अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। याद रखें, जब भी हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर सम वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम इसे कहते हैं कि ये
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो आपने किसी छोटी सी रॉड के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो आपने चार्ज को किसी थ्रेड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक, मान लो आपने चार्ज को किसी लूप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मान लो आपने चार्ज को किसी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके थ्रेड ले लिया और इस थ्रेड पे ढेर सारा चार्ज लगा दिया। तो थ्रेड तो वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी सिर्फ लेंथ ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लो आपके पास इस तरह से कोई रॉड है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक, थिकनेस कम है, तो इस पे अगर चार्ज रखोगे ये भी वन डिमेंशनल की एग्जांपल बन जाएगी। इस तरह से तुम्हारे पास एक लूप है बेटा, ये भी वन डिमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है ना। इसी तरह से रिंग है, वो भी वन डिमेंशनल चार्ज की एग्जांपल यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे समझ लो इस तरह से मेरे पास कोई थ्रेड है और इस थ्रेड पे हमने चार्ज रखा हुआ है ढेर सारा, समझिएगा, ऐसे करके हमने इस थ्रेड के ऊपर चार्ज डाल दिया इस तरह से। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई फिलहाल, फिलहाल तो सर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, जैसे आपने अभी अभी बोला। बिल्कुल बेटा। तो एक काम करो, इस पे ना एक छोटा सा पीस काट लो, इतना छोटा सा पीस, एक छोटा सा पीस उठा के इसमें से काट लो। मान लो इतना छोटा सा पीस मैंने उठा के काट लिया इसमें से, ये छोटा सा पीस दिख रहा है ना, जो हाईलाइट किया मैंने, छोटा सा पीस मैंने काट लिया। अभी छोटे से पीस पे मान लो छोटा सा चार्ज है डी क्यू, और इसकी छोटी सी लेंथ है डी एल या डी एक्स डी एल मान लो, ठीक है। इस छोटे से पार्ट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है ना, इसको समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंपली मीन्स चार्ज ओवर लेंथ, बस समझते रहिए, चार्ज ओवर लेंथ। इस पे कितना चार्ज है डी क्यू, डिवाइड भी इसकी लेंथ कितनी है डी एल, तो इसको हम डिफाइन करेंगे लेमडा से, डी क्यू बाई डी एल, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेमडा डी एल, है ना। और अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट लेमडा डी एल, ठीक। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई अगर तुम्हें लेमडा पता है तो तुम इस रॉड पर पड़ा हुआ, इस थ्रेड पे पड़ा हुआ पूरा चार्ज निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, अभी हमारा वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पूरे रॉड की वजह से, इस पूरे थ्रेड की वजह से। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये छोटा सा चार्ज्ड पोर्शन जो है ना डी क्यू, ये यहाँ बना रहा है छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ठीक। तो ये डी ई किसके बराबर आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा। देखो इस छोटे से पोर्शन को ना हम ट्रीट कर सकते हैं एज पॉइंट चार्ज। अरे भाई ये मैंने बहुत छोटा लिया हुआ है, छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसको तुम एज पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हो। और पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना होता है, 1/4πε0, चार्ज इज डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस समझ लीजिए सर आर, तो आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो अगर हमें टोटल फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन। देखो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ई को लिख सकता हूँ ऐसे 1/4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू के बदले हम लिख लेंगे लेमडा डी एल, सही, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है ना। बट एक चीज़ का ख्याल रखिए, आपको लेमडा पता होना चाहिए। अगर लेमडा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो बस इंटीग्रेट कर दो, ठीक। यहाँ प्रॉपर लिमिट्स आपको लगानी पड़ेंगी, जो भी लिमिट्स होंगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। हम करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा, बट फिलहाल आप ये याद करके चलो, ठीक है ना, ओके। तो ये है लीनियर चार्ज। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, विच इज़ कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझ गए सरफेस का मतलब क्या है। अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी हमने वन डिमेंशनल के ऊपर किया था, अब हम टू डिमेंशनल के ऊपर करेंगे, तो चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर हम किसी 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चार्ज को तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे समझ लो, मान लो मैंने किसी शीट के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। मान लो मैंने किसी प्लेट के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब ये शीट जो हो सकती है रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ट्रायंगुलर शीट हो सकती है, किसी भी तरह की शीट, लेकिन हाँ इस तरह से हॉलो सिफियर, हॉलो सिफियर जो है ना, तुम सोच के देखो, खाली सिफियर, उसकी तो सिर्फ सरफेस पर ही चार्ज रह सकता है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास हो सकता है हॉलो सिफियर के बाद हॉलो सिलेंडर,
हॉलो सिलेंडर भी तो इसी की एग्जांपल है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये समझ गए, ये भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे अच्छी एग्जांपल डिस्क, डिस्क भी तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है भाई, है ना। ठीक। अच्छा देख लो, जैसे मान लो मेरे पास एक डिस्क है या प्लेट है, वट जो भी है, सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने एक चार्ज रख दिया कुछ बहुत सारा, है ना। इस तरह से चार्ज को मैंने फैला दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने इस सरफेस के ऊपर। दिस इज द चार्ज विच इज़ ऑन द सरफेस, लॉट ऑफ चार्ज इज देयर, जो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे करके बहुत सारा चार्ज। अब हमने क्या किया, इसको लॉजिकली समझेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ना एक काम करो, यहाँ एक छोटा सा पोर्शन काट लो चार्ज का, छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन काट लो यहाँ चार्ज का। यहाँ आपने ले लिया एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा पोर्शन, इतना सा, ठीक। इस पे आपने चार्ज देखा डी क्यू है, और इसका एरिया डी क्यू है, स्मॉल चार्ज। तो यहाँ तुम डिफाइन कर सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो भाई, ये लेक्चर सुना सुनाया लगेगा, अगर आपने पहले लेक्चर उसको फॉलो किया है। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, राइट। तो डी क्यू आ जाएगा बराबर सिग्मा इंटू डी ए, डी क्यू आ जाएगा बराबर सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो क्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए, है ना। हम यहाँ से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, बस हमें सिग्मा पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है। ओके, ये डिस्कशन कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। चलो भाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस शीट की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, ये डिस्टेंस आर है, कह देते हैं कि ये छोटा सा पोर्शन यहाँ फील्ड जनरेट करेगा डीई, छोटा सा चार्ज, छोटा सा फील्ड जनरेट करेगा, है ना। तो ये डीई कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे अभी पढ़ा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो इस ई को अगर मैं टोटल फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू के बदले अब देख लो सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यहाँ दो चीज़ें याद रखेंगे, ये इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल नहीं है। आपने 11th में ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, ये सरफेस इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल नहीं है। और जो भी प्रॉपर लिमिट्स यहाँ होंगी वो लिमिट्स आपको पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। देखो, आपको ना अक्सर मिलेंगे क्वेश्चन डिस्क वाले, कि डिस्क की चार्ज डेंसिटी गिवन है और फील्ड निकालो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक डिस्क है ना। अब तुम वही करोगे जो तुम्हें पता है, इस डिस्क के ऊपर क्या करोगे। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, थोड़ा सा इसको ना ऐसे समझ लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है आपको। तो डिस्क वाले सवाल आपको कॉमनली आ जाते हैं, डिस्क वाले सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, मान लो आपको बोला जा रहा है कि डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे। तो आप तो वही करने वाले हैं जो मैंने आपको सिखाया। क्या सर, अभी आपने कहा कि सर एक ना एक छोटा सा पोर्शन काट लेना है हमें पहले, ठीक। जैसा आपने अभी कहा, सर यहाँ हम लोग छोटी सी एक डिस्क काट लेंगे इस तरह से, एक छोटा सा पोर्शन, डिस्क का पोर्शन तो डिस्क ही बनेगा ना ऐसे करके। फिर सर हम इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल। तो देखो, तुमने ये डिस्क सेलेक्ट की, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, और इसकी थिकनेस जो तुमने ली है ना, ये वाली थिकनेस, इसको मान लो डी आर है। अब इसका एरिया याद रखना, इस छोटी सी डिस्क का एरिया एलिमेंट बोलते हैं हम इसको। यानी मैं, अरे भाई मैं ये एरिया बोल रहा हूँ, ये वाला डिस्क जो तुमने सिलेक्ट किया ना, ये वाली डिस्क जो तुमने सिलेक्ट की, मैं इसका एरिया बता रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि पूरी डिस्क तो ऐसी छोटे छोटे पीसेस से बनी होगी ना। तो ये जो एरिया आएगा ना, इसका एरिया एलिमेंट डी ए, वो आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, क्यों 2 पाई आर इज पैरामीटर और डी आर इज थिकनेस, ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, जिस टाइम आप ये भूल गए उसी टाइम डिस्क का प्रॉब्लम गया। आप डिस्क का प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे फिर, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो। सो आई वार्न यू, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आपको रेक्टेंगल वाला सवाल भी पूछ सकते हैं, कभी कभी रेक्टेंगल वाला चीज़ भी दे देंगे, एक रेक्टेंगल
और मान लो आपने इस पे एक एरिया स्ट्रिप कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये मान लीजिए एक सर एरिया हमने चुन लिया इस पे, है ना, ऐसे करके। तो सर देख लो, मान के चलिए सर कि इसकी जो लेंथ है वो है L और ब्रेड्थ है B, है ना। तो सर हमने ये छोटा सा पोर्शन चूज़ किया, छोटा सा, इसकी लेंथ मान लीजिए सर dx है। तो सर ये एरिया कैसे निकाला जाए? अरे भाई ये बहुत आसान है। कैसे? डी इज़ एरिया दैट इज़ इक्वल टू इसकी ये वाली लेंथ दैट इज़ L, उसमें कोई मसला नहीं है, और ये वाली ब्रेड्थ इसकी dx, है ना। अब मान लो तुमने ऐसे कर लिया, ऐसे करके तुम्हारे पास एक डिस्क है, तुमने इस पे एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, सपोज ये ना ऐसे रेक्टेंगल पे ऐसे करके, है ना। उल्टा भी तो किया जा सकता है, ये बी है ये एल है, तो ये डी एक्स है। इस टाइम पे एरिया क्या लिखोगे? वेरी गुड। यहाँ से अब ब्रेड्थ लेंगे बी, ये लेंथ रहेगी इसकी, है ना, बी, और इसकी छोटी सी थिकनेस हम लेंगे डी एक्स, डी एक्स, ठीक है। ओके, तो ये एरिया एलिमेंट्स अपने को पता होने चाहिए। जब हम डिस्क का फील्ड निकालेंगे, जब हम रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालेंगे, तो ये वाले एरियाज हमें पता होने चाहिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर फॉर जेई एस्पिरेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बिना इसके तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, ये तो हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल। अब तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखें बेटा, ये बन जाता है इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को 99% सवाल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही मिलेंगे, है ना। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्यूबाइड है, क्यूब है, ऐसे 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऐसे कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तुमने ले लिया। एक मिनट, इसको सीधा बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये तुम्हारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्यूब है या क्यूबाइड है, जो भी है, उसमें क्या है, 3 डायमेंशनल है, और यहाँ चार्ज भरा हुआ है ढेर सारा। ओके, लॉट ऑफ चार्ज इज देयर, बहुत सारा चार्ज, ये देखो चार्ज है। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस चार्ज में एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लो हमने इसमें एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया, एक छोटा सा पोर्शन, यहाँ एक छोटा सा पोर्शन में एक क्यूब ही है, क्यूब ही, क्यूब का एलिमेंट क्यूब टाइप ही बनेगा ना, इसे करके बनाते हैं भाई, रुको 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 एक सेकेंड। यहाँ तुमने एक क्यूब सेलेक्ट कर लिया, एक छोटा सा क्यूब, इतना बड़ा नहीं बनाना बेटा, छोटा बनाना है, छोटा सा, ठीक है। हम तो बड़ा बना रहे हैं समझाने के लिए। छोटा सा क्यूब, सर इस छोटे से क्यूब में चार्ज है डी, क्यों, छोटे से क्यूब का वॉल्यूम है डीवी। यहाँ हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और रो, और उसको लिखा जाता है ऐसे डी क्यू बाई डी वी करके। तो तुम लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो क्या तुम क्यू को लिख सकते हो ऐसे इंटीग्रल ऑफ डी वी रो डी वी, है ना, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ये चार्ज निकाल सकते हो तुम इसमें कितना है, लेकिन ध्यान रहे ये वॉल्यूम इंटीग्रल है ना। अब मान लो हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ किसी पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट डिस्टेंस आर पे, तो छोटे से चार्ज ने बनाया छोटा सा फील्ड डी, तो ये डी आ जाएगा बराबर, छोटे से क्यूब को तुम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको तुम्हें बहुत छोटा लेना है ना। तो ये बन जाएगा 1/4πε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अरे राइट है भाई। तो E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू के बदले लिख सकते हो रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना ना 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर, इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो चीज़ों का ख्याल। सबसे पहले ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक। और दूसरा आपको यहाँ से प्रॉपर लिमिट्स देने पड़ेंगे, जो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होगी, वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, और तुमने इसमें कोई वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्वियसली वॉल्यूम एलिमेंट जो तुम सेलेक्ट करोगे वो भी स्फेरिकल ही होगा, है ना। तो उसका जो वॉल्यूम आएगा ना, याद रखना, वो आएगा 4πr²dr, ये इंपॉर्टेंट है, 4πr²dr, दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशंस डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, चलो अब क्या करें, क्वेश्चंस लिए जाए। बिल्कुल सर, अभी कंसेप्ट तो हो गया है। तो सर हमने 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े, जल्दी से देख लेते हैं।
सर आपने सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर हमने कहा कि ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज वन डिमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर बिखेरा जाता है। इसकी एग्जांपल रॉड, थ्रेड, रिंग और लूप है ना, ठीक। और इसका टोटल चार्ज निकाला जा सकता है लैम्डा डी एल करके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद सर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पे जब चार्ज रखा जाता है, शीट, प्लेट, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, डिस्क इसकी एग्जांपल है। तो सर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया, डी क्यू अपन डी ए। और सर ये है फार्मूला जिससे हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फार्मूला है, ठीक है ना, इसकी वजह से, ठीक। इसी तरह से हम डिस्क, सर आपने इसमें डिस्क की एग्जांपल बताई, डिस्क का एरिया एलिमेंट होता है 2πr/dr। रेक्टेंगल का आपने बता दिया, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल चार्ज ऐसे निकाला जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर सॉलिड स्फीयर के लिए आपने फार्मूला बता दी, ठीक है, ओके। चले एक एक करके एग्जांपल्स शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, यूनिफॉर्म चार्जड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्जड रॉड। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भाई तुम्हारे पास एक रॉड है इस तरह से, है ना, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ। एक रॉड है आपके पास, ठीक। और इस रॉड पे कुछ चार्ज लगा हुआ है ऐसे करके, बहुत सारा, ढेर सारा चार्ज, ठीक, ओके, ग्रेट। और सर ये चार्ज जो है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी लैम्डा यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है सर, लैम्डा कांस्टेंट है। इस चार्ज रॉड की लेंथ एल है और टोटल चार्ज क्यू है इस पे, ओके सर। सवाल क्या है, सवाल है कि ये जो एक्सीस पास हो रही है ना यहाँ से, ये वाली एक्सीस, तुम्हें इस रॉड की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है ए। अब ये लेंथ तो तुम्हें पता है ये एल है ना। आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी, पर्टिकुलर पॉइंट पी, उस पॉइंट पी पे जो कि ए डिस्टेंस पर है रॉड से, फील्ड निकालना है, ठीक है सर। निकालते हैं सर। कैसे निकालोगे बेटा, सर वही अपना जो आपने अभी बोला। कैसे सर, यहाँ ना किसी भी जगह पे रॉड पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए सर हमने यहाँ कर लिया सिलेक्ट, यहाँ छोटा सा चार्ज एलिमेंट, यहाँ देखो सर ये वाला, जैसे अभी आपने प्रोसीजर बताया सर, बिल्कुल हाँ। इसका चार्ज लिया सर हमने डी क्यू, और इसकी लेंथ हमने ले ली डी एक्स, कुछ भी ले सकते हो, डी एक्स वगैरह कुछ भी, है ना। और सर ये मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। तो सर इस चार्ज पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डी ई। पहले तो सर वो डी ई लिख लेते हैं। वो आ जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल नहीं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये तो आपने अभी अभी बोला, ठीक है। तो डी ई ये आ जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी यानी टोटल फील्ड ई है ना। टोटल फील्ड ये सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर लैम्डा कांस्टेंट है इसीलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। ये रहा फील्ड। लेकिन सर इसमें लिमिट देना है। ज़रा सोच के देखो लिमिट कैसे पुट करते हो, याद है तुम्हें। हम ऐसे हम कह रहे हैं कि हम इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में। अच्छा, तोड़ना कहाँ से शुरू करोगे, सबसे पहला पार्ट यहाँ बनेगा, और ये पार्ट कितनी दूर होगा, ए डिस्टेंस पे। दूसरा वाला यहाँ, तीसरा वाला यहाँ, चौथा वाला यहाँ, पांचवा वाला यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, और आखिरी वाला कहाँ, यहाँ पे। अच्छा, पहला वाला कितनी डिस्टेंस पे है, ए उस पॉइंट से, और आखिरी वाला कितना सर, ये एल और ये ए, तो आखिरी वाला सर एल प्लस ए पे है। तो सर हम लिमिट देंगे, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया ए पे, आखिरी एलिमेंट को सिलेक्ट किया एल प्लस ए पे, बिल्कुल सर। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और सर 1/x स्क्वायर का तो आपको पता है इंटीग्रेशन, -2 + 1 -2 + 1। मैं बहुत धीरे धीरे से चल रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ग्रैस्प हो जाए, है ना। फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स क्विक करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर ये लैम्डा, ये आ जाएगा सर -1, यहाँ लिख लेते हैं सर, ये x⁻⁻1 ए से ए प्लस एल, है ना। तो ई का वैल्यू सर -λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा सर 1/x ए से ए प्लस एल। देखो सवाल कब का हो चुका है, हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। -λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सर अपर लिमिट 1/a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/a,
तो सर ई आ जाएगा बराबर माइनस लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इंटू ए प्लस एल। सर देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा माइनस एल जो कि प्लस एल बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी यहाँ पे लैम्डा इंटू एल, ओके, एल अपॉन दिस इज ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी इस एक्सीस पे किसी भी जगह पे तुम पॉइंट ले लो, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होने वाला है। अरे गेटिंग और नॉट भाई, है ना। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म चार्जड रॉड, नॉन यूनिफॉर्मली चार्जड। चलो एक एग्जांपल लेते, एक रॉड है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्जड है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्जड है तो सर उसमें आपको लैम्डा बताना पड़ेगा। चलो मान के चलो लैम्डा तुम्हें गिवन है ए इंटू एक्स, लैम्डा इज एक्स कूलम्ब पर मीटर, लैम्डा इज एक्स। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ये रॉड है ना। जब एक्स का वैल्यू जीरो तो लैम्डा भी कितना जीरो, जब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। तो मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है लैम्डा भी बढ़ेगा। इसका कुछ ऐसे होगा, सॉरी ऐसे करके कुछ, ये रॉड कुछ ऐसे होगी। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि शेप इसका ऐसा होगा, चार्ज की वजह से मैं बोल रहा हूँ। शुरू में तो कम होगा चार्ज, है ना, फिर उसके बाद चार्ज बढ़ता जाएगा इस रॉड पे। अरे यार नॉन यूनिफॉर्मली है यार, चल ऐसे बता रहा हूँ सुन। ये रॉड ऐसे है, चलो एक मिनट, ज़रूरी नहीं है इसकी शेप ये हो, ये ऐसे भी हो सकती है ये रॉड। सुनना, ऐसे ही नॉर्मल रॉड की तरह हो, ऐसे करके नॉर्मल रॉड, तो यार सॉरी, ऐसे करके नॉर्मल रॉड की तरह हो, लेकिन शुरू में चार्ज कम हो और बाद में चार्ज बढ़ता जाए, कंजस्ट होता जाए, बाद में चार्ज बढ़े। गेटिंग मी और नॉट, चार्ज बाद में घटता है, किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा। अब ये दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, ए कांस्टेंट है ना, तो आखिर पर बेटा सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, आखिर पे सबसे ज़्यादा। ओके ओके सर, हम समझ गए, शुरू में कम और आखिर पे सबसे ज़्यादा। ग्रेट सर, ठीक। इसी तरह से इसमें भी यही लाइन है जिस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका चार्ज क्यों है, लेंथ एल है, सेम सवाल, ठीक। और यहाँ पॉइंट पी पे जो कि ये है ए, यहाँ पे तुम्हें फील्ड निकालना है फिर से। तो क्या करोगे सर, वही जो अभी किया, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ करेंगे, डी क्यू इसका चार्ज, डी एक्स इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक सर एक्स डिस्टेंस लेके चलेंगे जैसा आपने अभी किया। यहाँ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डी ई, सर डी ई हम लिख लेंगे, डी ई का वैल्यू आ जाएगा के, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर सर हम इसको इंटीग्रेशन मारेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन, अच्छा डी क्यू की वजह से तो लेमडा डी एक्स बनता है सर अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे आपने फार्मूला बताया, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो लेमडा को बाहर नहीं लेंगे आप, क्योंकि लेमडा का वैल्यू इस टाइम गिवन है ए इंटू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ, ए से ए प्लस एल, अरे लिमिट तो वैसे ही आएगा ना जैसे था। ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एक काम करते हैं ए बाहर ले लेते हैं, बन जाएगा एक्स और एक्स कैंसिल तो 1/x डी एक्स। ये आ जाएगा ए से ए प्लस एल, तो ये आ जाएगा सर ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ 1/x यानी एल एन ऑफ एक्स, ए से ए प्लस एल, ये बन जाएगा ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ एल एन ऑफ ए प्लस एल माइनस एल एन ऑफ ए, है ना। तो हम लॉन ए माइनस लॉन बी वाली फार्मूला लगा सकते हैं, ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ लॉन ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल एन ऑफ ए बाई इज़ 1 प्लस एल बाई ए। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एम आई क्लियर? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर, उसमें क्या है, बिल्कुल सही है जो आपने बोला, ठीक, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आया, वेरी गुड। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, हर बार ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुश्किल होता है इन सब फार्मूलाज से, इस तरह से, है ना। देखो रॉड का ही एक छोटा सा केस ले लो, हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ा,
कभी कभी हमारे पास ऐसे इंटीग्रल आ जाएंगे ना जो बहुत मुश्किल होंगे सॉल्व करना, जो इजीली नहीं बनेंगे हमसे, दैट विल बी इन्वॉल्विंग गुड क्या बोल सकते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रल इन इट। अब देखो जेई वाले तो कर लेंगे, लेकिन मसला यहाँ नीट वालों का है, वो क्या करेंगे इस केस में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो नीदर इन जेई नॉर इन नीट यू रिक्वायर दीज टाइप ऑफ डेरिवेशंस, आपको नहीं करने हैं। बल्कि आपको जब भी सवाल आएगा ना, आपको कुछ फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस दे देंगे जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्ट याद रखो तो भी आपका सवाल बन जाएगा, है ना। एंड फर्दर एक और चीज़ है, देखो ये तरीका जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये कन्वेंशनल तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। इसके बाद हम लोग आगे आने वाले क्लास में गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम से तो हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी क्विकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल लेते हैं, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम निकालते हैं, विदाउट डूइंग मच, है ना, हार्ड वर्क ऑन दोज इंटीग्रल्स, विदाउट डूइंग दोज हार्ड इंटीग्रल्स, ठीक है। तो सर फ़ायदा ही क्या है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, फ़ायदा नहीं है। आप बस एक काम करो, जो फेमस डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, उनका फील्ड आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, उसी से आपको सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है सर, बता दो फिर कौन कौन सा। हाँ जी, तो मैं बता रहा हूँ आपको चार्जड रॉड। देखो चार्जड रॉड के दो केसेस मैंने आपको दिखा दिए, अभी एक और केस दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। चार्जड रॉड समझ लीजिए ऐसे है, मेरे पास एक चार्जड रॉड, ठीक, इस पे चार्ज है, आप जानते हैं दोनों साइड से चार्ज लगा हुआ है, वट एवर। अभी हमने इसके एक्शल पॉइंट पे निकाला था, मान लो हमें फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट पे जो कि यहाँ पे है, पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। आपको बस एक काम करना है, सुनो क्या, रॉड के एक एंड से आपको ज्वाइन करना है इस पॉइंट पी को। ये कर लिया सर हमने रॉड के इस एंड से ज्वाइन पॉइंट पी को, बिल्कुल। रॉड के दूसरे एंड से पॉइंट पी को ज्वाइन कर लो, ये कर लिया सर हमने पॉइंट पी को ज्वाइन। इन दोनों लाइंस को मैं कन्वेंशनली आपके लिए एंड लाइन्स बोल रहा हूँ, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, ऐसे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इनको बोल रहा हूँ एंड लाइन्स, ठीक है। आर परपेंडिकुलर और एंड लाइन के बीच का ये जो एंगल है, इसे हम लिख लेंगे सपोज θ1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो एंगल है ना, इसे लिख लेंगे θ2, तुम समझे। अरे फिर से सुन मेरे भाई, क्या करना है, सबसे पहले जब आपको, बेटा सुनो, जब आपको किसी चार्ज रॉड की वजह से फील्ड निकालना है, पहले आप उस पॉइंट को एंड लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आर परपेंडिकुलर और एंड लाइन का एंगल लेंगे θ1 आर परपेंडिकुलर, और दूसरी वाली एंड लाइन का लेंगे एंगल θ2। लेकिन ख्याल रखना है, θ1 को आपने मेजर किया है एंटी क्लॉकवाइज, और θ2 को आपने मेजर किया है क्लॉकवाइज। कभी कभी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, दोनों एंगल्स उधर से ही देगा, बट उसने दोनों क्लॉकवाइज मेजर किए होंगे, है ना। और आप खुश, अरे सर सब डेटा तो गिवन है, लगा दो सर फार्मूला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि एक एंगल क्लॉकवाइज, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज, आर परपेंडिकुलर है कि नहीं। कभी कभी आपको डिस्टेंस देगा, लेकिन वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। वैसे समझते हैं हम लोग उसमें क्या है ना। ठीक, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इधर जिसे हम कहेंगे ई एक्स एक्स कंपोनेंट, एक होगा इधर जिसे हम कहेंगे वाई कंपोनेंट। आई गेस आपको समझ आ रहा है ना, ठीक, पॉइंट पी। तो नेट फील्ड किधर से बनेगा, नेट तो सर इधर से बनेगा, ई नेट, बिल्कुल। देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, समझना। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ आता है लैम्डा बाई 4πε0 आर परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। और वाई कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला बनती है लेमडा अपॉन 4πε0 आर परपेंडिकुलर कॉस ऑफ θ1 प्लस कॉस ऑफ θ2, ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज आर ट्रूली इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसको समझेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, कोई आपको सोते सोते भी पूछे तो आप सोते सोते भी जवाब देने चाहिए, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब देखो, जैसे मैं कुछ केसेस दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे आपको मान लो किसी ने दे दिया सेमी इनफाइनाइट रॉड, तुम समझना, किसी ने आपको दे दिया सेमी इनफाइनाइट रॉड, बोला कि मेरे पास एक रॉड है विच इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट समझते हो ना,
अरे यार ऐसे करके, अच्छा चलो पहले इन्फानाइट का केस करते हैं। इन्फानाइट रॉड, ऐसे एक रॉड है जो इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। इन्फानाइट दोनों साइड से, सेमी इन्फानाइट इसके बाद करते हैं। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड निकालना है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है सर, ओके ग्रेट, समझ गए। फिर अभी तुम क्या करोगे, वही सर जो अभी आपने बोला वही ना, आपने तो बोला अभी एंड लाइंस को ज्वाइन करना है। सर एंड लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। देखो अगर ये रॉड यहीं तक होती तो एंड लाइन ऐसे बनती, अगर ये रॉड यहीं तक होती तो एंड लाइन यहाँ बनती, अगर ये रॉड यहाँ तक होती तो एंड लाइन यहाँ बनती, बट ये है किधर सर, ये तो बहुत दूर है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, किधर, इन्फिनिटी पे, हाँ इन्फिनिटी पे है सर। तो फील्ड कितना बना इन्फिनिटी पे जाने से, देख तो लो, यहाँ देखो छोटा सा फील्ड ये ना, सॉरी एंगल, यहाँ देखो और बड़ा एंगल बन गया, और बड़ा एंगल बन गया, जब ये वहाँ पहुँच गया तो सर एंगल तो ऐसे ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन गया, बिल्कुल। तो जब तुम ऊपर वाला एंगल देखोगे वो कितना बन गया, 90। थीटा वन यहाँ पे टेंड हो गया 90 को, और सिमिलरली नीचे से भी वैसे ही, तो थीटा टू भी टेंड हो गया 90 को। ओ हो ठीक। तो सर हम ई एक्स निकालेंगे पहले, दैट विल बी सर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर साइन 90 प्लस साइन 90, बिल्कुल सर। साइन 90 होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा 2, सर ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर। अगली बार से तुम्हें इन्फिनाइट रॉड दिखेगी तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लेना। ये फॉर्मूला नीट के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर, चलिए सर वाई कंपोनेंट बताइए अब। वाई कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर आर परपेंडिकुलर कॉस 90 प्लस कॉस 90। तो सर कॉस 90 तो जीरो होता है, कॉस 90 जीरो प्लस जीरो जीरो जीरो, सर फील्ड जीरो। तो सर कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, इन्फिनाइट रॉड का, ठीक। और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो होगी सर ये वाली डायरेक्शन, यानी आर के डायरेक्शन में, आर वाली डायरेक्शन में। तो मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था इसको, ई एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर एंड आर परपेंडिकुलर कैप। ये आर परपेंडिकुलर कैप डिनोट क्या करता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली इन द डायरेक्शन ऑफ आर है, आर ये है ना आर वेक्टर, यार ये आर वेक्टर है, तो ये आर परपेंडिकुलर का कैप तो यही हुआ ना। अरे यार समझ आया कि नहीं, सिंपल है, लॉजिकल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। ओके चलें आगे चलें। अभी अभी इसे इन्फिनाइट वाला केस देख लिया, याद कर लिया, बिल्कुल सर। रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो हमें तो याद होगा। अच्छा जी, शाबाश, इसको याद रखना। सेमी इन्फिनाइट रॉड, अब देखो सेमी इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट कुछ ऐसे है, मान लीजिए ये रॉड है और यहाँ से हम ले रहे हैं केस, ये इन्फिनिटी है, और एग्जैक्टली इस वाले एंड पे फील्ड पूछ रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी पे, ये है आर परपेंडिकुलर, है ना। सर पहली बात तो आप सीधा नोट कर लो, इधर ही कहानी को ख़त्म करते हैं। ये है सर एंड लाइन, उसे मुझे इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो सर ये एंगल तो सीधा 90 डिग्री बनेगा, उसमें तो कोई शक है नहीं है, ये तो सिंपल है सर। साइन थीटा वन तो 90 बन जाएगा, थीटा टू, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, थीटा टू कहाँ से लाऊंगा मैं, यही आर परपेंडिकुलर है और यही इससे एंड लाइन भी है। अरे यार वो तो सोच ना, तू दिमाग तो लगा, यही आर परपेंडिकुलर है, और मैं तुझे बोलूँ नीचे वाली एंड लाइन कहाँ होगी, तुम बोलोगे सर एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करो, तो यही एंड लाइन है ना। तो थीटा कितना, थीटा टू सर जीरो, तो फील्ड इसमें वैल्यू लगा लो, ई एक्स इज लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, सर साइन ऑफ एक एंगल तो 90, दूसरा एंगल साइन जीरो, तो सर साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन 91 होता है, साइन लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर। ये रहा सर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट है सर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, सर एक तो 90, दूसरा तो जीरो, कॉस 90 कॉस जीरो, सर कॉस 90 जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है, सर लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर। ओ हो, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, यहाँ से जितना फील्ड है ई एक्स, यहाँ से भी इतना ही है ई वाई, है ना, दोनों बराबर हैं फील्ड्स, ठीक। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, सुनो, यहाँ से जितना फील्ड है यहाँ से भी इतना ही है, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेट इधर से होगा
और नेट फील्ड जो होगा जब दो इक्वल वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं √2e होगा। ठीक, बिल्कुल सर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेमी इन्फानाइट के केस में एंड पॉइंट पे होता है √2 और ई का वैल्यू λ/4πε0 आर कैप। क्या ये कहानी क्लियर है? 100% सर, 101%। ठीक है, आप सोते सोते भी पूछो तो भी हम बता देंगे इसका आंसर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ खास नहीं है। ठीक है सर, ओके। कुछ और सर? हाँ, एक और केस दे देता हूँ मैं। चलो ठीक है प्रैक्टिस करो यार, एक और केस दे रहा हूँ मैं। चलो देखो, ये मेरे पास एक रॉड है ना, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसकी लेंथ L है। ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ, हाँ? समझना, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यानी यहाँ पे इस पॉइंट P पे डिस्टेंस R पे मिड पॉइंट है ये। ठीक, ओके सर। तो सर बता देते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप तो बस आराम करो, हम निकालते हैं। अरे ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो भाई। अच्छा ठीक है, चलो देखो, ये एंड लाइन एक सर, ये सर दूसरी एंड लाइन। सर देखो कितना इंटरेस्टिंग केस है सर, ये आर परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल। सर एक काम करो, जैसे मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस कितनी है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। चलो मान लो मैं ऐसे दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, लेंथ L, तो ये वाला पार्ट कितना है L/2, ये वाला पार्ट भी कितना L/2, ये एंगल कितना θ1, ये θ2, ये क्या है आर परपेंडिकुलर। सर देखो, अगर हम यहाँ साइन θ1 की बात करें तो वो आ जाएगा सर परपेंडिकुलर यानी L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस सर देख लो, ये बनेगा L/2 स्क्वायर प्लस सर आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो L/2 स्क्वायर प्लस आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सर साइन θ2 वो भी यही आएगा, है ना, उसमें थोड़ी कुछ डिफरेंस होगा, नीचे की ट्रायंगल में देखो तो यही आएगा। इस तरह से सर cos θ1 वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा ये रूट लेना भूल गया मैं, √L/2 स्क्वायर प्लस आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यही होगा सर cos θ2। भाई अब तुम यहाँ से एक्स भी निकाल लो, वाई भी निकाल लो, क्या ये केस में तुम पे छोड़ दूँ? बिल्कुल सर छोड़ दो सर, इतना हो गया समझ लो। ठीक है, एक और एक और एक और एक और एक और ऐसे करके, ये एक रॉड है, सेम केस, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। अच्छा चलो, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए, और मैंने तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो कि ए डिस्टेंस पे, सारे डिस्टेंसेस ए दे रहा हूँ मैं, है ना। अब सर कुछ नहीं बता रहा हूँ क्या करना है सर, यहाँ से एक एंड लाइन, यहाँ से एक एंड लाइन। सर देखो कहानी कितनी सिंपल है सर, यहाँ ना ये ए है, ये ए है, मतलब ऊपर वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सर ये 45, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी सर 45। तो सर एक्स वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का देख ही लो आप, उसमें क्या है वो तो डायरेक्ट बता दूंगा मैं, λ/4πε0 आर परपेंडिकुलर तो ए दिया है आपने, sin 45 सर वो आएगा 2 टाइम्स sin 45 यानी 2/√2, है ना, 1/√2 होता है ना sin 45 का वैल्यू, 2/4πε0 ए। अच्छा अगर मैं इसकी रैशनलाइजेशन करूँ तो हाँ, ई एक्स विल बी सर √2 λ/4πε0 ए। और सर देखो कॉस इतना ही आएगा, कॉस का कंपोनेंट भी वाई डायरेक्शन में भी इतना है, क्योंकि वहाँ cos 45 आएगा ना, दोनों बराबर ही होते हैं ना। जी सर बिल्कुल ठीक है, आ गया। अरे भाई समझ आई, है ना। चलो एक और सवाल, है ना, एक और सवाल, एक और सवाल। ये मेरे पास एक रॉड है, ये मेरे पास दूसरी रॉड है, ठीक है। अब ये जो रॉड है ना, ये भी इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट है, इन्फानाइट दोनों रॉड्स हैं, ये भी इन्फानाइट है, ये भी इन्फानाइट है, इन्फानाइट इन्फानाइट। इस रॉड और इस रॉड को देखो, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, समझना। कह रहा क्वेश्चन, इसका λ1 है डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका λ2 है। आपको निकालना है कोई ऐसा पॉइंट, यहाँ पे डिस्टेंस d है, फाइंड द पॉइंट बिटवीन द रॉड्स वेयर द फील्ड इज जीरो। फाइंड नल पॉइंट, शॉर्टकट में लिखो, एक ऐसा पॉइंट आपको निकालना है दो रॉड्स के बीच में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, वही तो नल पॉइंट कहलाता है। ओहो सर क्या करें, चलो मान लो सर ये पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये डिस्टेंस x है सर, ये डिस्टेंस बनेगी d-x। देख लो सर, ये फर्स्ट रॉड जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगी, ठीक है।
तो सर रॉड 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा E1 और रॉड 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा सर E2। अब अगर इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे काम सर, इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 बनाना है ना, तो E1 और E2 बराबर होना चाहिए बिल्कुल। E1 कितना है, E1 होगा सर λ1 अपॉन 4 नहीं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर इज एक्स, और उसकी वजह से λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। अब ये मत बोल देना मुझे नहीं पता। अरे यार इन्फानाइट वाली केस कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो इन्फानाइट रॉड की वजह से तो यही आया ना, है कि नहीं, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट आया है ना। तो 2 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, λ1 इंटू डी माइनस एक्स इज इक्वल टू λ2 इंटू एक्स, ये बनेगा λ1 डी माइनस λ1 एक्स इज इक्वल टू λ2 एक्स। ये बनेगा λ1 डी, यहाँ आएगा λ1 प्लस λ2 और साथ में x आएगा कॉमन। तो सर देख लो x का वैल्यू λ1 डी अपॉन λ1 प्लस λ2, ये रहा सर आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है ना। चलो एक और सवाल देख लो, पांचवा छठा। देखो भाई सवाल बनाने के लिए इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। चलो देखो, मान लो ये मेरे पास एक स्क्वायर है ना, और ये स्क्वायर 4 रॉड से मिल के बना हुआ है, बात को समझना, जिन पे कि चार्ज पॉजिटिव रखा गया है ऑल साइड से, ऐसे करके है ना। अब आपको पूछा गया है कि हर किसी रॉड की डेंसिटी जो है ना वो लैम्डा है, इस वाले पार्ट की लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा, ए। सेंटर पर फील्ड कितना होगा, सोच लो सोच लो सोच लो, सेंटर पर फील्ड कितना होगा कितना होगा कितना होगा, जल्दी 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 जल्दी। सर देखो इस रॉड को फर्स्ट मान लो, इसकी वजह से इधर होगा, इसको सेकंड मान लो, इसकी वजह से इधर होगा, क्या फर्स्ट और सेकंड का फील्ड बराबर होगा, हाँ सर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर डेंसिटी बराबर है, और देख लो सर डिस्टेंस a/2 दोनों के लिए है, तो फील्ड बराबर होगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का फील्ड कैंसिल करेंगे सर, 101%। ऊपर वाले रॉड को थर्ड मान लो, नीचे वाले को फोर्थ मान लो, थर्ड का फील्ड नीचे, फोर्थ का ऊपर, ये भी दोनों बराबर, तो सेंटर पर नेट फील्ड 0, क्योंकि डेंसिटी बराबर है कि नहीं। अच्छा चल, अगर मैं डेंसिटी बराबर नहीं देता, मुझे लगता है कि ये वाले सवाल तुम कर लोगे, कॉन्फिडेंस है, ठीक, इतना तो पढ़ा हुआ हूँ कि कर लोगे ऐसे वाले सवाल, सुपर पोजिशन पे हैं ये, है ना। ठीक है चलो देख लो, ये मान लो एक रॉड है, ये स्क्वायर है, इसकी डेंसिटी लैम्डा है, इसकी डेंसिटी भी लैम्डा है, इसकी डेंसिटी समझ लो, एक काम करते हैं थोड़ा ट्विस्ट देते हैं, इसकी डेंसिटी -3 लैम्डा मान लो, इसकी डेंसिटी 4 लैम्डा, इसकी डेंसिटी 2 लैम्डा और इसकी डेंसिटी लैम्डा। सेंटर पर फील्ड निकालो, स्क्वायर का साइड ए है हर कोई, निकाल पाओगे सर, निकाल पाओगे, ऐसा क्या ज़रा, ऐसे तो थोड़ी होता है, हम तो निकाल लेंगे अभी सर, उसमें क्या है। देखो सर ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट मान लो, उसका नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड सर उसकी वजह से ऊपर ही होगा E1। इसको सर तुम सेकंड मान लो, इसकी वजह से फील्ड ऊपर ही होगा, नेगेटिव का इनवर्ड होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है, इस रॉड की वजह से ऊपर की तरफ E2 सर। देखो सर इसको थर्ड मान लो, इसकी वजह से फील्ड होगा इधर E3, इसको सर फोर्थ मान लो, इसकी वजह से इधर होगा E4। तो क्या हम ऐसे सोचें, E1 E2 को लिख लेते हैं पहले, E1 3 लैम्डा ने बनाया, मतलब -3 लैम्डा अपॉन क्या आता है तुम्हें याद है वो 45, ये इक्वल रॉड है ना, इसका यहाँ से भी एंगल 45, यहाँ से भी एंगल 45, अरे यार ये वाला केस ना, यहाँ से भी 45, यहाँ से भी 45, याद है ना। हाँ तो एक काम कर लेते हैं, सुनो, एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये मेरे पास एक सेकेंड बेटा, ये रॉड है, अभी दिखाया मैंने केस, और हम मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये एंगल भी 45, ये भी 45, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनता है, व्हाट वाज दैट, सर, दैट वाज, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे, 45 अलग कहाँ गया, ये वाला, हाँ सर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बनते हैं, अरे हाँ सर, एक्स कंपोनेंट किधर बनेगा सर, इधर, वाई कंपोनेंट किधर, इधर, सर ये आता है √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, ये भी सर इतना ही, √2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर लैम्डा। हाँ तो दोनों का तो, अरे हाँ दोनों का नेट इधर से आएगा ना, अरे भाई वो आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, √2 टाइम्स ना, तो हमने डायरेक्शन गलत बनाई, सॉरी 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 सॉरी,
है ना। ठीक, इसको ऐसे कर लेते हैं, नेट तो इधर आएगा, मतलब इस वाली रॉड की वजह से ऐसे कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं पहले इस वाले रॉड का। एक सेकंड, आप मुझे एक सेकंड दो, मैं देखता हूँ कहीं मसला तो नहीं। ओ सॉरी सॉरी बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक है। कहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सॉरी सॉरी, जल्दबाजी में यहाँ प्लस की जगह माइनस है, माइनस है। ओके कोई बात नहीं। तो सर बाकी फार्मूलाज का क्या, देखो ये तो वैसे ही रहेगी 90 माइनस, ये तो ठीक है। सेमी इनफाइनाइट के केस में यहाँ cos 90 माइनस cos 0, मतलब ये माइनस बन जाएगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ, वाई कंपोनेंट, और फील्ड इधर होगा। बाकी सब तो सही है। ठीक, यहाँ सर देखिए आप 90 की वजह से पता है क्या हुआ, 90 की वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा ना, तो ठीक है। तो वाई कंपोनेंट हम अलग निकाल लेंगे। वाई कंपोनेंट विल बी सिंपली लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर परपेंडिकुलर यहाँ ए है, दिस विल बी cos 45 माइनस cos 45, ओहो दैट विल बी 0। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ हम डायरेक्शन ठीक बना रहे थे, ये नहीं आएगा, ये वाई कंपोनेंट तो होता ही नहीं है ना। तो जो हमने लिखा था करा था वो सही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ 3 लैम्डा की वजह से ऊपर ही बनेगा फील्ड E1, अब 3 इस 2 लैम्डा की वजह से इधर बनेगा E3, इस लैम्डा की वजह से इधर बनेगा E4, और इस 4 लैम्डा की वजह से ऊपर बनेगा E2। सॉरी बेटा, इसको करेक्ट कर लेना ना। अच्छा, तो ये रॉड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या साइन 45 मतलब 2/√2 है ना ये, जिसको तो मतलब एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/√2 मिडल पॉइंट पे। तो अगर हम रैशनलाइजेशन करें तो क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/√2 मतलब 2/√2 इंटू √2 दिस विल बी 2 कैंसिल, तो √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, E1 की वजह से तो यही E4 की वजह से तो यही फील्ड बनेगा क्योंकि डेंसिटी लैम्डा है ना। तो ये बनेगा √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस जो है ना ये आएगी a/2 है ना, ठीक है a/2, इसको हम E लिख लेते हैं, ठीक है सर। अब मुझे बताओ E2 की वजह से तो 4 टाइम्स बनेगा ना E, क्योंकि डेंसिटी ही 4 टाइम्स है। E3 की वजह से बनेगा 2 टाइम्स E है ना, और E1 की वजह से बनेगा 3 टाइम्स E है ना, 3 टाइम्स E, क्योंकि डेंसिटी है, बाकी तो डिस्टेंस सेम है। तो इधर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ E1 आया हमें 3E, और ये आ गया 4E। अब इधर की तरफ E3 इज़ बेसिकली 2E, और ये E है ना। तो अब देखो ये 4 और 3 7, तो ये बन जाएगा 7E, और 2E में से E तो मतलब इधर E, तो ये आ जाएगा ऐसे करके नेट फील्ड है ना। तो नेट आ जाएगा बेटा √7E² प्लस E², तो ये बनेगा √49 और 50E², जिसकी वजह से बनेगा √50E, ठीक है। ओके, तो सॉरी आपको करेक्शन करनी पड़ी यहाँ पे, ठीक, खैर इट इज़ नॉट अ बिग इशू, आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई ना आपको बात, ठीक है, आगे चलते हैं फिर, ठीक है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, सेशन चूँकि बहुत लेंथी हो गया है तो हम अगली क्लास में इसके और क्वेश्चंस लेंगे।